A very warm welcome to the future company secretaries. This is CS Mohit Shah and I welcome you all in this small video update. सबसे पहली बात congratulations, आप CS एग्जीक्यूटिव में आ गए हैं और आप एक और कदम आगे आ चुके हैं अपने सपने के CS बनने के। इस वीडियो अपडेट में हम लोग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग MCQ पैटर्न ऑफ द ICSI एग्जामिनेशन, क्योंकि आपने काफ़ी ज्ञान सुना होगा डिफरेंट फॉर्म्स यानी प्लेटफॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया। कोई कहता है ये अच्छा है, कोई कहता है ऐसा होगा, कोई कहता है वैसा होगा। इस वीडियो अपडेट में हम लॉजिकली जानेंगे कि एग्जैक्टली चीज़ें कैसी होती हैं MCQ पैटर्न में और एग्जैक्टली आपको कैसे प्रिपेयर करना है और इस तरह का पैटर्न कितना आसान है या कितना टफ, या फिर कैसे स्टूडेंट्स इसका एडवांटेज उठा सकते हैं ओवरऑल एग्जीक्यूटिव को पास करने के लिए। तो इस वीडियो अपडेट को एकदम गौर से देखें और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि वो लॉजिकल अप्रोच को अपना पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप देखेंगे आपके दो मॉड्यूल्स हैं CS एग्जीक्यूटिव में, एक है मॉड्यूल 1 और एक है मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में आपका एक ही MCQ पेपर है, दैट इज टैक्स, और मॉड्यूल 2 में आपके दो MCQ पेपर हैं, एक है FSM यानी फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और एक है CMA यानी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पेपर। ये तीन पेपर हैं जो CS एग्जीक्यूटिव में MCQ फॉर्मेट पे बेस्ड हैं। मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे MCQ फॉर्मेट क्या है, यानी क्वेश्चन रहेगा और 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से एक करेक्ट आंसर है और आपको करेक्ट आंसर को स्पॉट करना है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सर MCQ है यानी कौन बनेगा करोड़पति के स्टाइल में है, तो सर तुक्का मार के तो आराम से निकाल लेंगे, ये तो हो ही जाएगा, ऐसा लगता होगा। अगर आपका लक और तुक्का इतना तगड़ा है तो CS एग्जाम छोड़कर आप लॉटरी का टिकट खरीदिए, बिकॉज जितना आप करियर बनाने में समय लगा रहे हैं इतने अच्छे लक के साथ आप लॉटरी के थ्रू जीत जाइएगा। तो पहली बात तो क्लियर हो जाइए, MCQ एग्जाम उतना आसान या हल्का नहीं है। CS बनने के लिए मेहनत ज़रूरी है, हार्डवर्क ज़रूरी है। ये कोई नॉर्मल या हल्का कोर्स नहीं है कि बस एवरेज ही हो जाएगा। तो जितने सब्जेक्ट्स हैं उन सब पर इक्वल वेटेज देना पड़ेगा। एंड सिमिलरली ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने टेक्निक और पैटर्न को प्रॉपर करें। तो ये तो बात हो गई कि कितने पेपर MCQ पैटर्न वाले हैं। अगला सवाल, सर MCQ गुड है या बैड, फायदेमंद है या नुकसानदायक? अब इसका आंसर जो है ना वो थोड़ा बीच का वाला है, यानी डिप्लोमेटिक है। अगर आपका आंसर राइट है तो वेरी गुड, फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आंसर गलत है वेरी बैड, 0 मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग के भी चांस हैं। तो यानी अगर आप सही हैं तो फुल मार्क्स, गलत हैं तो 0। जो फायदा सब्जेक्टिव पेपर्स में होता था कि सर आंसर एग्जैक्टली नहीं पता, नियर अबाउट पता है, बना के लिख लेंगे, वहां पे 1 या 2 नंबर टीचर स्टेप मार्किंग में दे देता था और हमारा जो टारगेट होता था ना पास मार्क पाने का, वो सपना पूरा हो जाता था ऐसे ही तिनके तिनके को जोड़कर, यानी स्टेप मार्किंग जोड़कर। तो खबरदार, अटेंशन, MCQ पैटर्न में ये स्टेप मार्किंग नहीं मिलने वाला, या तो आप सही हैं या तो आप गलत। तो यहां पे अगर अच्छाई में देखा जाए आप फुल मार्क्स पा सकते हैं, आप 80+ पा सकते हैं, जिससे आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा और आपके पासिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो MCQ पैटर्न का ये फायदा तो डेफिनेटली है, अगर आप ठीक से करेंगे तो अच्छा स्कोर करके आप ओवरऑल परफॉर्मेंस को बैलेंस कर सकते हैं। यानी ये 3 सब्जेक्ट में जो MCQ पैटर्न में हैं आप 100 भी पा सकते हैं, बिकॉज सही है तो फुल मार्क्स, गलत है तो 0। और खराबी क्या है, जो लोग मेहनत नहीं करेंगे, ठीक ढंग से पढ़ेंगे नहीं, ठीक ढंग से गाइडेंस नहीं लेंगे, तो भैया ये जो एडवांटेज बाकियों के लिए है आपके लिए सरदर्द बन जाएगा। तो जैसे इसका फायदा है वैसे इसका नुकसान भी है। तो यहां तक तो क्लियर हो गया कि सर MCQ पैटर्न 3 है, 3 क्वेश्चन पेपर हैं, 3 सब्जेक्ट है और इसमें फायदा सर ज्यादा है अगर हम डिलीजेंटली पढ़ें, अटेंटिवली पढ़ें, बिकॉज CS बनना मजाक की बात नहीं है। नाम के आगे CS अगर लगाना है तो मेहनत ज़रूरी है, ये उतना आसान नहीं रहेगा। पर अगर मेहनत सही होगी, सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करेंगे
तो डेफिनेटली सीएस बनने में दिक्कत नहीं आएगी। तो जो लोग ये सोच रहे थे या कहीं से सुना होगा एमसीक्यू है, हो जाएगा, अब आपको क्लैरिटी आ गया होगा कि अगर हो जाएगा तो अच्छा होगा कि खराब, एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों मैंने आपको बता दिया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर प्रिपरेशन करे तो करे कैसे, ये तो बता दीजिए। अच्छा बता दिया, बुरा बता दिया, एक तरह से थोड़ा डरा भी दिया। चिंता ना करें, इस वीडियो में इफेक्टिव प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, कहां से रिसोर्सेज मिलेंगे, क्या एफर्ट लगाना है, ये हम सब बात करेंगे। पर अभी थोड़ा पेशेंस रखें। तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम द फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला सवाल जो बच्चों के दिमाग में आता है, सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो थोड़ा थ्योरी टाइप लग रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी सब फाइनेंस पे बेस्ड है क्या, मैथ्स आएगा क्या? पहली बात मैं आपको बता दूं, जो लोग इस सब्जेक्ट का नाम सुन के डर गए थे कि सर इसमें सम्स आएगा, बहुत हार्ड टफ सम्स रहेंगे, तो बता दूं ये मैथ्स बिल्कुल नहीं है। सर मेरा अकाउंट्स भी उतना खास स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या मैनेज हो जाएगा इसमें? डेफिनेटली यस, मैनेज हो जाएगा। और ये मैं आपको कहता हूं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट पेपर्स एंड द माइंडसेट ऑफ द इंस्टीट्यूट। ये आप पूछेंगे अपने सीनियर्स से या खुद भी आप पास्ट पेपर्स चेक कर सकते हैं। तो जिनको कंसर्न था कि सर एफएम मैथ्स के जैसा है, सर एफएम पूरा अकाउंट्स होगा, मेरे को नंबर्स कम समझ में आते हैं, मैं थ्योरी में ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, मेरे से सम्स नहीं बनेगा, उनके लिए खुशखबरी है, थोड़ा रिलीफ रहेगा कि उतना डिपेंडेंसी नहीं है ऑन मैथ्स या न्यूमेरिकल्स। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। अब अगर हम लोग बाइफरकेशन करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर के बारे में, तो पहला पॉइंट तो एकदम क्लियर है कि सर ये ग्रुप 2 में आता है। नंबर 2, सर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, जिसका मॉडल क्वेश्चन पेपर हमको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से भी मिल जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें डिवीजन ऑफ पेपर के बारे में, तो यहां पे आप देखेंगे टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, जहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन आएगा और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन आएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होते हैं 60 मार्क्स के, और पार्ट बी जो है वो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, दैट इज ऑफ 40 मार्क्स। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क ईच, और सारे के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू पैटर्न में ही होंगे। तो नोटिंग करना चाहें तो नोट कर लें। देयर आर 2 पार्ट्स टू दिस सब्जेक्ट। द फर्स्ट पार्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज पार्ट ए of 60 marks, and the other part is strategic management, that is of 40 marks, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100, 1 मार्क ईच। अब हम लोग बात करेंगे थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में, बिकॉज यहां पे बहुत मेजर कंफ्यूजन रहता है सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चों को, और ये कंफ्यूजन बेसिकली आता है कुछ प्रोफेशनल्स के कारण, जो लोग सोशल मीडिया के थ्रू अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को बताते हैं, जो कि कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक थोड़ा डाउटफुल। पहली बात क्वेश्चन आती है कि सर ये जो एफएम का पेपर है 60 मार्क्स का जो पार्ट है, उसमें सम ज्यादा आएगा कि थ्योरी ज्यादा आएगा? ज्यादा बच्चों को डर इसी बात से लगता है कि कहीं सर सम्स अगर टफ हुआ, मेरे से नहीं बना तो, मेरा बचपन में ना मैथ्स बहुत वीक था, सर अकाउंट्स का बेसिक क्लियर नहीं है, सम्स आ गया तो कैसे करेंगे, ये पेपर तो लगता है मेरे को सीएस बनने देगा नहीं। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि सीएस पैटर्न के हिसाब से थ्योरी इज मोर इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहला चीज आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सीएस अलग है और सीए अलग। ये जानना बड़ा जरूरी है, बिकॉज कितने बच्चे हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि सर मैं दोनों कोर्स कर रहा हूं, मैं सीए के आईपीसीसी या इंटरमीडिएट में भी हूं, मैं सीएस एग्जीक्यूटिव में भी हूं। सर सीए में ना एफएम है और वहां पे मैंने एफएम का गाइडेंस लिया है या मैं खुद से कर रहा हूं, तो आप मुझे पहले ये क्लियर करिए कि क्या सीए वाले एफएम से मेरा सीएस वाला एफएम का भी काम हो जाएगा क्या? इसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सीएस अलग है, सीए अलग। सबसे पहला बात आप देखिए, दोनों का सिलेबस 100% सेम नहीं है, इसमें दिक्कत है। अगर आपको लगता है कि सर सीए में जितना एफएम है एग्जैक्टली उतना एफएम सीएस में भी है,
तो आप गलत हैं। अगर आपको लगता है खाली सीए का एक साथ कर लिया या सीए वाला कर लिया सीएस वाला भी हो जाएगा, ये गलत अप्रोच है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। पास्ट टर्म में देखा गया, अगर आपके पास इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है उसे खोलिए और जाके देखिए, एक चैप्टर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बोल के। जहां तक पास्ट टर्म में देखा गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीए इंटरमीडिएट में नहीं है, कोई अलग से चैप्टर नहीं था। तो जो बच्चे सीए कर रहे थे या फिर ऐसी जगह पढ़ रहे थे या गाइडेंस ले रहे थे जहां पर सीए को भी साथ में बैठा के पढ़ाया जाता है या सीए ओरिएंटेड पढ़ाई होती है, उनको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में पता ही नहीं था। और ये फैक्ट बात है, बिकॉज सीए के इंटरमीडिएट लेवल में पास्ट टर्म तक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं था। और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहां पे है कि सिलेबस सेम नहीं है। सो आप कहीं से भी पढ़े, खुद से भी पढ़े, एक चीज का ध्यान रखें, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल मिलाना जरूरी है। तो सीएस अलग है, सीए अलग, ये हो गया सिलेबस का बात। अब अगर हम लोग बात करें एग्जाम पैटर्न के बारे में, वो तो सामने ही दिखता है सर, 100% डिफरेंट है। सीए वाले में सब्जेक्टिव वे में लिखना पड़ता है, सीएस वाले में एमसीक्यू है। तो सर अगर सिलेबस सेम होता भी तब भी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, पढ़ने का तरीका, अंडरस्टैंडिंग लेवल सेम नहीं हो सकता था। सिलेबस अगर 90% सेम भी हो, आप कहते हैं, चलिए मान लिया, पर एग्जाम पैटर्न तो अलग है ना। ये तो एमसीक्यू है, तो जिस तरीका से आप वहां पढ़ते हैं सीए में, क्या यहां पे उसका इस्तेमाल हो सकता है? अलग ट्रिक्स होंगे, अलग अप्रोच होगा, अलग अंडरस्टैंडिंग होगी, तो वो भी अलग, ये भी अलग। अब अगर क्वेश्चन पैटर्न की बात करें, ये तो सबसे बड़ा विजिबल फैक्टर है। अगर आप पास्ट पेपर्स ले लें या फिर अपने सीनियर से आप बात करें, वो आपको बताएंगे कि सीए वाले के केस में, ये मैं नहीं कहता, किसी भी इंस्टीट्यूट ने आज तक कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोला है कि इतना क्वेश्चन थ्योरी होगा, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिकल होगा, कोई इंस्टीट्यूट नहीं बताता। ये सब पास्ट पेपर्स के एक्सपीरियंस बताते हैं कि इंस्टीट्यूट का माइंडसेट क्या है। और यहां पर मैं आपको बोलूंगा, सोशल मीडिया में आप जो भी देखते हो उससे कोई मतलब नहीं है। मोहित शाह की बात को भी भरोसा ना करें, पास्ट पेपर्स को पिक करें। आप देखेंगे सीए के एग्जामिनेशन में, एफएम के पेपर में सम्स बहुत ज्यादा आते हैं, थ्योरी बहुत कम। तो उनके केस में क्या होता है कि अगर सम्स खाली कर लिया, थ्योरी जैसे तैसे मैनेज हम लोग कर सकते हैं, उतना एफर्ट नहीं लगता है। पर अगर क्वेश्चन पैटर्न ऑफ सीएस का हम देखें, थ्योरी ज्यादा आता है, प्रैक्टिकल्स कम। तो यानी वो अगर पूरब है तो ये है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन। सो अगेन आपको क्या समझ में आया? सीएस अलग है, सीए अलग। सो जो बंदे या बंदी सीए सीएस दोनों कर रहे हैं, उनको इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, थ्योरी इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड सबसे बड़ा दिक्कत कहां आता है इस केस में कि लोग समझ नहीं पाते, या तो इनिशियल स्टेज में वो गलत अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ जाते हैं कि सर बस सम्स कर लेंगे काम बन जाएगा। बल्कि सीएस के केस में, सॉरी, एफएसएम के पेपर में आपको थ्योरी पे वेटेज ज्यादा देना है। अब कंबाइंड बैचेस ऑफ सीएस के बारे में बता दूं कि अगर आप ऐसी जगह गाइडेंस ले रहे हैं, ये जरूरी इसलिए है कि कोई गलत नहीं पढ़ाता, ये मेरा मानना है, पर यहां जानना यह जरूरी है कि वो कितना इफेक्टिव है आपके लिए। जब आप सीए के बैच में बैठ के पढ़ते हैं तो डेफिनेटली ना एग्जाम पैटर्न फॉलो होता है, ना क्वेश्चन पैटर्न फॉलो होता है, एंड सीए के एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सीएस में अलग। तो कभी भी अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं या फिर सीए का किताब रेफर कर रहे हैं या आप कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं जहां पर सीएस साथ में बैठते हैं, तो बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द कवरेज ऑफ द सिलेबस, रिगार्डिंग द अप्रोच ऑफ द एग्जाम। बिकॉज ये मेरा कहना नहीं है, ये सीनियर्स का ही कहना है कि सीए के साथ बैठ के अगर पढ़ भी लिया तो सीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्टिव प्रिपरेशन नहीं हो पाता। सिमिलरली अभी रिसेंटली क्या ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि सीए वाले जो कवरेज होते हैं स्टूडेंट्स के, लोग सीएस का बोल के दे देते हैं कि ये सीएस के एग्जाम ओरिएंटेड के द्वारा शूट किया हुआ है, आप पेन ड्राइव क्लासेस ले लो, ऑनलाइन क्लासेस ले लो। तो यहां पर भी आप केयरफुल रहें कि जब भी आप क्लास अवेल करें, ये बहुत जरूरी है समझना क्या वो सीए ओरिएंटेड है या सीएस ओरिएंटेड। बिकॉज मैंने ऑलरेडी आपको क्लैरिफाई किया इस बारे में
कि एग्जाम पैटर्न अलग है, राइट, एंड क्वेश्चन पैटर्न भी, तो वो सेम कवरेज आपके लिए उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो आजकल तो लोग ये भी करना शुरू कर चुके हैं कि सीए की क्लासेस को सीएस के क्लासेस में दे रहे हैं, या फिर कितने बच्चे खुद से सीए के टीचर से क्लासेस ले लेते हैं, या फिर सीए वाला बुक फॉलो कर रहे हैं। गलत कुछ भी नहीं है, पर जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो अप्रोच है, वो अलग है। अगर वो अप्रोच फुलफिल हो रहा है तो डेफिनेटली वो मटेरियल या वो गाइडेंस आपके लिए रेलेवेंट है। तो ये यहां तक हमने बात किया रिगार्डिंग जो मेजर क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के फ्रॉम द एमसीक्यू पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू और फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब सवाल आता है, सर आपने तो बता दिया प्रॉब्लम्स क्या है, आपने बता दिया क्या अच्छा है क्या बुरा है, अब ये तो बता दीजिए पढ़ना कैसे है। इसका एक सिंपल सा आंसर है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आईसीएसआई मॉड्यूल, मैं बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में तो नहीं जानता क्योंकि मैं एग्जीक्यूटिव लेवल में वो नहीं पढ़ा था, पर मैं आपको ये बता दूं कि एफएम का, एसएम का आईसीएसआई मॉड्यूल बेस्ट है। अगर आप उसको देख के पढ़ रहे हैं, उसको रेफर कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 2, पास्ट एग्जामिनेशन का पेपर जब आप देखिएगा तो आपको मिलेगा कि इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल को अच्छा खासा वेटेज दिया है। ये मैं नहीं कहता, ये पास्ट पेपर्स कहते हैं। इवन जो बेसिक प्रैक्टिकल सम्स भी आए थे क्वेश्चन पेपर में, वो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही पूछा गया, जहां पर नाम चेंज कर दिया गया या फिर सिर्फ वैल्यू को चेंज कर दिया गया। और उन सब बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया जिन्होंने इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल रेफर किया था। तो आप जहां से भी पढ़ रहे हो, एक बार जरूर इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल देखें। एमसीक्यू पैटर्न पढ़ने का सबसे इफेक्टिव तरीका होता है रीडिंग एंड मार्किंग। बिकॉज एमसीक्यू पैटर्न है, सब्जेक्टिव तो नहीं है, तो इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है, लाइन से पढ़कर क्वेश्चन पिक कर सकता है। एमसीक्यू पैटर्न का सबसे खतरनाक क्वेश्चन पैटर्न यही है कि अचानक से किसी भी लाइन से एक क्वेश्चन पिक कर लिया जाएगा और आपसे पूछ दिया जाएगा। जिन बच्चों ने बस कंसेप्ट लिया है ऊपर ऊपर से, या फिर कंसेप्ट बस समझ लिया है, मॉड्यूल को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा है, उनका एफिशिएंसी लेवल कम होगा और उनका जो डिजायर्ड रिजल्ट होगा चांसेस ज्यादा हैं वो कम आए। तो इफेक्टिव वे क्या है, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल रेफर करिए फ्रॉम डे 1 और रीड करिए लाइन बाय लाइन। और रीड करने के दौरान जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, उसको पहले ही मार्क कर लीजिए, ताकि सेकेंड टाइम जब आप रीड करने बैठते हैं तब आप बस उन्हीं लाइंस, उन्हीं पैराग्राफ्स को देखिएगा, जो इररिलेवेंट पोर्शन है वो अपने आप एक्सक्लूड हो जाता है। तो रीडिंग करते वक्त फ्रॉम द आईसीएसआई मॉड्यूल आपका अप्रोच ये होना चाहिए। सर उसके अलावा मुझे मटेरियल्स कहाँ से मिलेंगे, एकेडमिक पोर्टल, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं बिकॉज स्टूडेंट्स उतना इंस्टीट्यूट का वेबसाइट को घाटते नहीं है। इंस्टीट्यूट का एक सेक्शन है एकेडमिक पोर्टल बोल के, जहां पर टाइम टाइम पे इंस्टीट्यूट मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, सप्लीमेंट्स, नोटिफिकेशंस फॉर द एग्जामिनेशन डालता रहता है। अगर आप उस सेक्शन को अपडेटेड रखते हैं यानी अपने माइंड में और कंटिन्यूअस बेसिस पर उसको विजिट करते रहते हैं, तो आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो टैक्स हो, सीए में हो, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट। द लास्ट पॉइंट इज एमसीक्यू फॉर प्रैक्टिस। जितना एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदा है। बिकॉज बच्चों का हमेशा सवाल रहता है एग्जीक्यूटिव लेवल में आने के बाद, सर हम पढ़ तो रहे हैं पर कितनी बार क्या होता है ना, चीज़ें याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं, सिलेबस काफ़ी बड़ा है, एंड स्पेशली इन केस ऑफ एमसीक्यू जहां पर आपने बता दिया, हमें समझ में भी आ गया कि लाइन बाय लाइन पढ़ना ज़रूरी है, उसमें एमसीक्यू फॉर प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है उसके लास्ट की तरफ इंस्टीट्यूट ने एक मॉडल क्वेश्चन पेपर देने का हैबिट रखा है, और कितनी बार चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन दिए रहते हैं। चैप्टर पढ़ने के बाद या सिलेबस खत्म होने के बाद आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर वहां पे तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है। सर और कहाँ से मिलेगा, टेलीग्राम चैनल्स हैं काफ़ी सारे, कितने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो टाइम टाइम पे एमसीक्यू शेयर करते हैं, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी बहुत सारे एमसीक्यू मटेरियल्स मिलते हैं। बट अगेन ये बात समझने वाला ज़रूरी है कि आप डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट ज़रूर पढ़ें उसको लेने के पहले, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं
वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो और आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फायदेमंद। तो ये था हमारा 3 टेक्निक रिगार्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। इन द मीनवाइल हम लोग और सारे वीडियोस लेके आएंगे जहां पर हम आपको टिप्स देंगे कि कैसे एग्जैक्टली आप अपनी प्रिपरेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं और आसानी से CS एग्जीक्यूटिव क्लियर कर सकते हैं। सो टिल देन, टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।